नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइट न्यूज एनालिसिस में। इसमें दिन भर की 5 बड़ी खबरें आपके लिए। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक बार ऐसा बयान दे दिया है जो उन्हें विवादों के केंद्र में दोबारा ला करके खड़ा कर देता है। बुधवार को उन्होंने लोकसभा में महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को दोबारा देशभक्त कह दिया है, जिस पर विपक्ष काफी हंगामा कर रहा है और सरकार ने भी संसद में सफाई देते हुए कहा है कि यह बयान निंदनीय है। अब बात करते हैं, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने बयान को लेकर के ट्विटर पर ट्वीट किया है, सफाई दी है। उन्होंने लिखा है, कल मैंने उधम सिंह का अपमान नहीं सहा। उनका कहना है कि उनके बयानों को गलत तरीके से ले लिया गया है और वह स्वतंत्रता सेनानी उधम सिंह का जिक्र कर रही थी। उन्होंने कहा कि कभी कभी झूठ का बवंडर इतना गहरा हो जाता है कि दिन में भी रात लगने लगती है, किंतु सूर्य अपना प्रकाश नहीं खोता। पल भर के बवंडर में लोग भ्रमित ना हो और सूर्य के प्रकाश स्थायी होता है। सत्य यही है कि कल मैंने उधम सिंह जी का अपमान नहीं सहा। बस मैं आपको बता दूं कि सांसद साध्वी को रक्षा मंत्रालय की कमेटी से हटा दिया गया इस बयान के आने के बाद, और साथ ही भाजपा संसदीय दल की बैठक में आने पर भी रोक लगा दी गई है। दोस्तों, मैं आपकी बात समझना चाहता हूं कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर, नाथूराम गॉडसे और देशभक्त किस तरह से आप इसको लेते हैं। निर्मला सीतारमण जी ने एक बयान दिया था 2 दिन पहले की बात मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा था कि विकास की रफ्तार तो कम हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि देश के अंदर मंदी आ गई है। अब इनसे कितना बोला जाए, क्या बोला जाए, कब तक बोला जाए, भैया हमसे नहीं हो पाएगा। एक खबर मैं दर्शकों को बताता हूं फिर से, जिसके बाद वो कमेंट सेक्शन में अपने आप ही खुद बता देंगे। देश की फाइनेंस मिनिस्टर को, निर्मला सीतारमण जी को, चाहे तो मेरा चैनल चेक कर सकती है या ट्वीट भी कर देना। टाटा स्टील यूरोप ने 3000 कर्मचारियों की छटनी का ऐलान कर दिया है। इसमें से 1000 नौकरियां टाटा स्टील यूके में जाएंगी और दूसरी तरफ इसी ग्रुप का एक और है कंपनी टाटा मोटर्स ने अपने 1600 कर्मचारियों को वीआरएस देने का ऐलान कर दिया है। वीआरएस वही बीएसएनएल वाला। बाकायदा स्टेटमेंट दिया गया है टाटा मोटर्स की तरफ से। उन्होंने कहा है कि भारत में ऑटो सेक्टर में मंदी को देखते हुए उन्होंने अपने करीब 1600 कर्मचारियों को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वीआरएस देनी पड़ेगी। अगर मैं डाटा पे बात करूं और नजर डाले तो रिटेल सेल्स को देखें तो 1,57,972 यूनिट्स रह गई। एक साल पहले सितंबर में 2018 में वाहनों की जो बिक्री थी 1,97,653 थी। इसके हिसाब से कुछ 40,000 के आसपास की बिक्री कम हुई है। और अब आप इसी बात से अंदाजा लगाइए किस स्थिति से गुजर रही है। रिलायंस इंडस्ट्री के प्रमुख मुकेश अंबानी 5 लाख करोड़ 70 अरब डॉलर की संपत्ति को पार करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री का बाजार पूंजीकरण का गुरुवार को 10 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। रिलायंस के शेयरों में काफी उछाल देखा गया। उछाल की वजह से पिछले 15 हफ्ते में मुकेश अंबानी और उनके परिवार की जो शेयर वैल्यू में 45% की बढ़त देखने को मिली है। अमीर भारतीयों की सूची में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 8वें साल सबसे शीर्ष पर रहे थे। अब दोस्तों, एक खबर यह भी कल मैं आपको बताना भूल गया, बुलेट ट्रेन वाली। क्या बुलेट ट्रेन का सपना ही रह जाएगा? यह सवाल इसलिए उठता है क्योंकि जिन लोगों ने इस प्रोजेक्ट का विरोध किया था आज वो सत्ता में आ चुके हैं। और यह बात हो रही है महाराष्ट्र की, जहां शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस तीनों ने मिलकर के सरकार बनाई है और प्रोजेक्ट की राह में मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं शिवसेना और एनसीपी। बुलेट ट्रेन प्रोग्राम में राज्य सरकार की तरफ से भी पैसा दिया जाना है, आपको पता होना चाहिए। इसमें जो महाराष्ट्र का हिस्सा है उसे रोका जा सकता है सरकार की तरफ से। महाराष्ट्र का इस फंड में 25% का हिस्सा है। पहली बुलेट ट्रेन साल 2022 से अहमदाबाद से मुंबई के बीच 508 किलोमीटर की दूरी में चलाने की योजना है। बुलेट ट्रेन परियोजना पर करीब 17 अरब डॉलर का भारी भरकम, मैं कहूं तो बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। देखो, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट की शुरुआत से ही प्रॉब्लम्स खड़ी हो रखी हैं और इसका सामना करना पड़ रहा है। अब इस ट्रैक के लिए जमीन अधिग्रहण यानी कि लैंड एक्विजिशन का जो काम है अभी पूरा नहीं हो पाया है, क्योंकि खासकर रास्ते में पड़ने वाले जो फल उत्पादक किसान इसका विरोध कर रहे हैं उनकी। और वही एनसीपी भी साफ साफ कह दिया है वो इस परियोजना पर पुनर्विचार करेगी क्योंकि किसान इसका विरोध कर रहे हैं। अब दोस्तों, सोचने वाली बात है कि बुलेट ट्रेन की रफ्तार
कहीं धीमी ना पड़ जाए या ब्रेक ना लग जाए। मोदी सरकार की मुद्रा स्कीम ने बढ़ा दी है बहुत बड़ी टेंशन। इसमें कई कर्जदारों के बीच नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि एनपीए के बढ़ते स्तर को लेकर के कुछ चिंताएं भी हैं। आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर ने बैंक को सजेशंस दी हैं, सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि बैंक को इस तरह के कर्ज देते समय दस्तावेजों की जांच परख के स्तर पर कर्ज किस्त का भुगतान की क्षमता पर गौर करना चाहिए, उसके हिसाब से फिर देना चाहिए। ऐसे जब कर्ज दिए जाएं और पूरी अवधि तक इन कर्जों पर ध्यान रखा जाए। दोस्तों, अगर मैं डाटा की बात करूं तो बड़े ही भयावह हो चुके हैं। अब देखिए, डाटा आपके स्क्रीन पर है। मार्च 2017 तक एनपीए 7,277 करोड़ रुपए था। 2018-19 में ये मुद्रा लोन एनपीए में 9,204.14 करोड़ की ऊपर पहुंच जाता है। वहीं यही डाटा बढ़कर के 2019 तक मुद्रा योजना का जो एनपीए है वो बढ़कर के 16,481.45 लाख करोड़ तक पहुंच जाता है। दोस्तों, एक बात और आपको यहां समझनी होगी। देखिए, 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच मुद्रा योजना के तहत 3.11 लाख करोड़ रुपए वितरित किए गए हैं। एनपीए बनते जा रहे हैं। बैंकों की कमी है, गलती है, क्या है, आसानी से आप समझ सकते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने, मैं आपको बता दूं, 2015 में मुद्रा योजना की शुरुआत की थी और इस फ्लैगशिप प्रोजेक्ट के लिए निजी यानी कि आपके प्राइवेट और सरकारी आपके गवर्नमेंट के जो बैंक्स हैं वो माइक्रो फाइनेंस संस्थानों से 50,000 रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक के कर्ज बांटे जा रहे हैं। तो दोस्तों, मुद्रा योजना को लेकर के आप देख सकते हैं स्टार्टअप की हालत आज किस तरह से है, स्टार्टअप इंडिया की क्या हालत हो रखी है। बाकी बहुत सारी चीजें हैं। अब सरकार चुनाव की जगह ना बैठ करके अब पॉलिसीज पे काम करे। तो दोस्तों, कुछ ये थी बड़ी खबरें, मैंने आपको समझा दिया, बढ़ा दिया, लेकिन आपको कोई सुझाव हो, सजेशन हो तो मुझे निश्चित तौर पे बताना। साथ ही आईएनआई न्यूज इंडिया की जर्नलिज्म को सपोर्ट करने के लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हो। आपको बीच बीच में मैं क्विक न्यूज लाके देता रहूंगा और एनालिसिस के साथ मिलता हूं कल। जय हिंद, वंदे मातरम। स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड। सत्यमेव जयते। जय हिंद।